नमस्कार सभी साथियों का इस चैनल पर। आप लोगों के लिए जो हमने साइटोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी सेल बायोलॉजी में, उसमें से ये कई टॉपिक मैंने क्लियर समझा दिया, बता दिया और वीडियोस का दे दिया। अब इसमें इस सेगमेंट में ये न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल चल रहा है। आज के सेशन में इसको न्यूक्लिक एसिड को क्लियर करते हैं, समाप्त करते हैं और इसको देखते हैं कि आगे से फिर जितनी भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको एक पीडीएफ के रूप में ला के आपको पढ़ाते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके। देखिए न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में बात करेंगे आज। न्यूक्लिक एसिड की एक हमने आउटलाइन ड्रा कर रखा है, उस आउटलाइन को समझते हैं, फिर उसके आगे हम लोग वर्क करते हैं कैसे इसको समझना और कैसे पढ़ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए न्यूक्लिक अम्ल, जब भी हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल तो ये किससे मिलकर बना है? दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें जो है दो पॉइंट बन रहा है, यहाँ से देखिए न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और नाइट्रोजनस बेस, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शर्करा में क्या है। ये जो शर्करा होती है इसके अंतर्गत, उसमें एक होता है राइबोस, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर्स होते हैं। अगर हम लोग इसको समझ लिए हैं तो अब आते हैं नाइट्रोजनी क्षार पर। नाइट्रोजनस जो बेस होता है हमारा, उसको समझते हैं। इसमें दो प्रकार के बेस होंगे, एक होगा प्यूरीन, दूसरा होगा पिरिमिडीन क्षारक। तो प्यूरीन क्षारक और पिरिमिडीन में क्या क्या होगा? तो प्यूरीन में देखते हैं ये हमारे दो बनते हैं, एडेनिन और गुआनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्यूरीन कौन से हैं, पिरिमिडीन कौन से हैं, आपसे पूछा जाता है। राइबोस शुगर के बारे में जो पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबोस, डीएनए आरएनए के बारे में जो पूछा जाएगा, कहाँ डीऑक्सी है, जैसे डीएनए बोलते हैं ना, डीऑक्सी राइबोस, राइबोस किस में पाई जाती हैं, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजनी क्षार में देख रहे हैं कौन कौन सा है, दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक प्यूरीन क्षारक, दूसरा पिरिमिडीन क्षारक। वहीं पर प्यूरीन की क्षारक की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्यूरीन क्षारक में एडेनिन और गुआनिन है, ए और जी। यहाँ पर आते हैं हम लोग पिरिमिडीन क्षारक की जब बात करेंगे तो पिरिमिडीन क्षारक में थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल, तीन हो जाएंगे, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर हम लोग इतना समझ सकते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रक्चर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगर इतना हमें स्ट्रक्चर पता हो जाता है तो आगे हमको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का हम लोग यहाँ देखें, जैसे इनर साइड में कोई ह्यूमन है और ह्यूमन का एक सेल है, और सेल के अंदर से उसमें से जो केंद्रक है वहाँ से हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं क्या, यहाँ निकालते हैं उसका क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम से हम लोग निकालते हैं डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए है ये निकाला जा रहा है। अब इसी के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसी को पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जेडी वॉटसन एवं एफसी क्रिक ने एक मॉडल दिया जिसे 1953 में दिया। कब दिया था? 1953 में। इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में है क्या, दो पॉलीन्यूक्लियाइड, देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये देखिए, एक ये इधर से जा रहा है रिबन जैसे, और एक रिबन जैसे यहाँ से जा रहा है। ये डबल हेलिकल मॉडल है। अब इसमें जो ये बेसेस हैं ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, और ये सारे बेसेस जो है इसमें लगे हुए हैं। देखिए एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के एक्सरे विश्लेषण के अध्ययन जो है वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने किया था, और इन्हें 1962 में इसका नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज मिला, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये सारे जो अभी एक नंबरी क्वेश्चंस हैं उसको हम आपको समझा दे रहे हैं, उसको देखते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य बन रहे हैं कौन से हैं? डीएनए एक द्विचक्राकार रचना है
जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दोनों चक्र एक दूसरे से विपरीत दिशा में कुंडली बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी जैसी आकार बनाते हैं, वो कुंडली बना के जब ये बीच बीच में ये बेसेस जुड़े हुए हैं तो जैसे सीढ़ी जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है। दोनों चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों चेनों में बेस क्रम एक दूसरे से के प्रतिपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो बेस होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो उन्हीं के साथ अटैच होंगे। अर्थात जैसे एडेनिन थायामीन से, साइटोसिन गुआनिन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ATCG इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। दोनों बेस के बीच की दूरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है, दो बेस के बीच की दूरी कितना हो रहा है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखिए ये दोनों बेस के बीच की दूरी, यहाँ पे एक बेस ये है, एक बेस, एक सेकंड, एक बेस ये है और एक बेस ये, इसके बीच की जो दूरी बन रही है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका व्यास जो है, देखियो ये दो रिबन्स जो हैं, इसके जो व्यास बन रहा है, ये जो व्यास बन रहा है एक सर्कल का, उसका व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। असंख्य न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इकाइयां एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे से किससे, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। हम उसको आगे बताएंगे आपको। पेप्टाइड बंध द्वारा अमीनो अम्लों के बीच पाए, पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बीच पाए जाते हैं, जिसके अंदर अमीनो अम्ल होते हैं उसके बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखो हम आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बंध किनके बीच में होता है, तो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इकाइयों के बीच में। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है, तो अमीनो अम्लों के बीच में। चूंकि अमीनो अम्ल की जगह केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, तो उसमें याद है पेप्टाइड बंध जो होता है अमीनो बनते कहाँ ही हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में बनेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ जो डीएनए है, डीएनए के प्रकार इसमें कितना है, एक होता है दक्षिणावर्त डीएनए और दूसरा होता है वामावर्त डीएनए, जिससे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त जो होता है वो BDNA कहलाता है और वामावर्त जो होता है वो ZDNA कहलाता है। यानी कि इसको हम इंग्लिश में समझते हैं, राइट हैंडेड डीएनए इज BDNA, लेफ्ट हैंडेड डीएनए इज ZDNA। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, Z और B, राइट और लेफ्ट से। एक अक्ष के, अब देखो इसमें क्या है, किसी एक अक्ष के दक्षिणावर्त कुंडलीय अवस्था में सभी जीवों में पाया जा, हाँ सॉरी, एक अक्ष के दक्षिणावर्त कुंडलीय अवस्था बनाती है, किसी एक अक्ष के, देखो यहाँ पे जो अक्ष बनेगा इसके दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, इस पे बनता है, ठीक है। ये दक्षिणावर्त, अब देख रहे हो ये दक्षिणावर्त बना रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं। सभी जीवों में ये पाए जाते हैं। BDNA सामान्य डीएनए है, ये BDNA हमारा सामान्य डीएनए है। व्यास वही 20 एंगस्ट्रॉम, प्रत्येक घुमाव पे 10 नाइट्रोजन क्षार। प्रत्येक घुमाव पर जो है ये अगर यहाँ से एक घूम रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके बीच में जो भी हो 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे। वहीं लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, एक अक्ष के वामावर्त, देख रहे हो ये वामावर्त घूमेगा। अब इसका जो घुमाव होने के कारण क्या होता है, कुंडलन की जो अवस्था होती है जिग जैक अवस्था हो जाए। देखिए यहाँ पे जिग जैक अवस्था, ये स्मूथ अवस्था है और ये जिग जैक एरिया में चल रहा है। व्यास 18 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे क्या होता है ZDNA का जो व्यास है इसका 18 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। प्रत्येक घुमाव में 12 नाइट्रोजन क्षार, यहाँ से लेकर अगर हम लोग अगर कहीं से भी पकड़ेंगे उसको वहाँ तक ले जाएंगे, एक घुमाव जो उसकी बनती है तो उसके बीच में ये जो संख्या है ये 12 बेस बनाते हैं, 12 बेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है 10 नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर 12 नाइट्रोजनी बेस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, 2, BDNA एंड ZDNA। Z को हम लेफ्ट और B को राइट हैंडेड डीएनए बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ एक सूत्री डीएनए भी पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक सूत्री डीएनए। इसमें यहाँ स्ट्रक्चर आप देखिएगा,
नज़र में आपको समझ में आ रहा है कुछ वायरस में जैसे साई 174 कॉलीफेज और S13E कॉलीफेज वायरस में ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड। वहीं सभी प्रोकैरियोटिक्स वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल के डीएनए वलयाकार सर्कुलर संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर संरचना होती है अर्थात बंद संरचना होती है, इनकी सर्कुलर संरचना होती है अर्थात बंद संरचना होती है। इसका देखिए अभी इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। सामान्य डीएनए अधिक तापक्रम पर हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। सामान्य जो क्या कहते हैं डीएनए होते हैं, उसमें जब तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उनका बंध जो बीच में हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। परंतु वलयाकार, चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंड, ये जो बन रहा है सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ देख रहे हो, ये वलयाकार जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये डीएनए दोनों सूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं, इनके दोनों सूत्र पृथक हो ही नहीं पाते हैं अधिक तापक्रम पर भी। तो इसका इनको बेनिफिट, इसीलिए ये कहीं भी प्रोकैरियोट्स जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स जितने होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।